नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और ये 20 प्रश्न जो है दोस्तों, मैंने MP पटवारी परीक्षा 2017 में जो हुई थी उसके ओल्ड क्वेश्चन पेपर से लेकर आया हूँ। ठीक है, 10 दिसंबर 2017 का शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं आपको जो हिंदी पढ़ा रहा हूँ ना, ठीक है, अगर आपने ऐसा हिंदी पढ़ लिए तो यदि आप पटवारी की परीक्षा भी दोगे या MP फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा दोगे तो 100% दोस्तों आप मान के चलिए, आप पटवारी दोगे तो पटवारी में दोस्तों 25 में से आप कम से कम, ठीक है, 22 नंबर लाओगे। कम से कम कह रहा हूँ, सिर्फ मेरे वीडियो देखोगे तो, लेकिन आपको मेरे पूरे वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, वहीं दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड की बात करते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड में भी दोस्तों आप 20 में से कम 18 नंबर लेकर आओगे। ठीक है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, और जिसको विश्वास है दोस्तों वो पढ़े और पढ़ने के बाद आकलन करे कि नहीं कंटेंट में क्वालिटी है या नहीं है दोस्तों, और इस प्रकार से पढ़कर हम नंबर ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी तथा बिहारी हिंदी की उपभाषाएं हैं। यहाँ उसने दोस्तों खालिस्तान दिया है, डैश दिया है। तो देखिए दोस्तों, इसने हिंदी की उपभाषा से क्वेश्चन पूछा है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि हिंदी की कितनी उपभाषा होती है। हिंदी की 5 उपभाषा होती है। कौन कौन सी? एक तो आपका राजस्थानी हो गया, एक पश्चिमी हिंदी हो गया, एक पूर्वी हिंदी हो गया, एक बिहारी हो गया और 5वां हो गया पहाड़ी। ये पांचों दोस्तों जो हैं हिंदी की उपभाषाएं हैं। क्या है? यह पांचों नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो पांचों उपभाषाएं हैं ना, इनकी कुछ बोलियां होती हैं। ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चार्ट आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा चार्ट आपको किसी भी कंडीशन में याद करना है। यहाँ इस चार्ट से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हिंदी की उपभाषा जो होती है 5 है, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। ठीक है, तो ये 5 उपभाषाएं होती हैं। राजस्थानी के अंतर्गत दोस्तों मारवाड़ी आता है। ठीक है, जयपुरी या ढूंढाड़ी आती है, मेवाती आती है और मालवी। तो ये 4 जो है दोस्तों ये बोलियां हैं। ठीक है, राजस्थानी उपभाषा है, लेकिन मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी दोस्तों ये क्या है? ये चारों बोलियां होती हैं। ठीक है, इसका क्षेत्र दोस्तों आपको पता होगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राजस्थान में है। और मारवाड़ी पश्चिमी राजस्थान, जयपुरी पूर्वी राजस्थान, मेवाती उत्तरी राजस्थान और मालवी दोस्तों दक्षिणी राजस्थान के अंतर्गत बोली जाती है। वही दोस्तों पूर्वी हिंदी की बात करें तो पूर्वी हिंदी में दोस्तों 3 चीज़ आती है। कौन कौन सी? अवधी बोली, बघेली बोली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों बिहारी में भोजपुरी आती है, मगही आती है और मैथिली आती है। बिहार क्षेत्र में बोली जाती है भोजपुरी, मगही और मैथिली। पहाड़ी दोस्तों जो पहाड़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, कुमाऊनी और गढ़वाली दोस्तों ये 2 बोली आती हैं। वहीं पश्चिमी हिंदी की बात करें दोस्तों तो कोरवी या खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौज, ये दोस्तों हरियाणा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, तो इनकी जो जो उपभाषाएं दी है दोस्तों, इनकी जो बोलियां दी हुई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भोजपुरी किस उपभाषा की बोली है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों बिहारी की है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। संयुक्त अक्षर है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों संयुक्त अक्षर यहाँ पर है कुम्हार। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ इतना नहीं करना है कि आपने संयुक्त अक्षर क्या है पढ़ लिए कुम्हार, लेकिन आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि संयुक्त अक्षर होता क्या है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ संयुक्त अक्षर क्या होता है। जब हम किसी 2 भिन्न अक्षरों को जोड़कर या संयुक्त करके लिखते हैं तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर में भी पहला व्यंजन स्वर मुक्त होता है, मतलब उसमें स्वर नहीं होता है, मतलब वो आधा होता है। और दूसरा व्यंजन दोस्तों, दूसरा वाला व्यंजन स्वर सहित होता है, मतलब उसमें स्वर होता है। इसमें 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से संयुक्त अक्षर बनाए जाते हैं। मतलब दोस्तों इसमें 2 भिन्न व्यंजन होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्या लिखा है। ठीक है, विद्या। ठीक है, ध्या किससे बनता है दोस्तों? आधा दा और या से बनता है ध्या। ठीक है, और इस प्रकार से दोस्तों ये देखिए ध्यान में और ध्येय में आधा था और या है। ठीक है, तो मतलब दोस्तों जब 2 शब्द मिले, ठीक है, और उसमें से एक आधा हो, ठीक है, जो क्या हो? स्वर रहित हो, मतलब जिसमें स्वर ना हो। अब जैसे दोस्तों निया लिखा है तो इसमें देखिए ना में इस प्रकार से रहता है। ठीक है, ना प्लस या है। ठीक है, तो ये स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है। ठीक है, और इसमें स्वर है, या में स्वर है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों इन अक्षर को क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर दोस्तों जहां भी आपको आधा अक्षर दिखे और अलग अलग हो उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों देखिए संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों हिंदी में 4। ठीक, कौन कौन से? सरा, सा और रा से बनते हैं। त्रा, ता और रा से बनते हैं।
छा, का और सा से बनते हैं, और ज्ञा, जा और या से बनते हैं। ठीक है, तो ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वही दोस्तों द्वित्व व्यंजन की बात करते हैं। द्वित्व व्यंजन में क्या होता है दोस्तों, एक व्यंजन का अपने जैसे समान व्यंजन के साथ जोड़कर लिखा जाना द्वित्व व्यंजन कहलाता है। इसमें भी पहला व्यंजन स्वर मुक्त होता है और दूसरा व्यंजन स्वर सहित होता है। द्वित्व व्यंजन में एक ही व्यंजन की आवृत्ति करते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको उदाहरण में समझ में आएगा कि देखिए यहाँ सच्चा लिखा है, बच्चा लिखा है, कच्चा लिखा है, तो आधा चा के बाद दोस्तों चा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है स्वर रहित है, मतलब इसमें स्वर नहीं है, लेकिन जो पूरा चाहे दोस्तों इसमें स्वर है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों जब आपको आधा का के बाद पूरा का दिखे, आधा ला के बाद पूरा ला दिखे, तो इन्हीं प्रकार के व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए, है ना। हंस शब्द का अर्थ है, तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको सिंपल कॉमन सेंस का उपयोग करना पड़ेगा। हंस शब्द का अर्थ क्या होता है, हंस एक पक्षी है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, कुल मिला के दोस्तों उसने ये कहा है कि आपको ये हंस की बर्तनी पता है कि नहीं, ये जानना चाहता है। कुछ लोग हंस को ऐसा लिख देते हैं, उसमें चंद्रबिंदु वाला हाँ लगा देते हैं, इसलिए याद रखना चंद्रबिंदु नहीं, इसमें हंस में सिर्फ क्या आता है, अनुस्वार आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं। मैंने पिछली जब शायद दूसरा पेपर सॉल्व करा रहा था तब भी ये वाला क्वेश्चन आया था। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं भाई। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको कई क्वेश्चन रिपीट देखने को भी मिलेंगे अभी आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए निपात कहते हैं, जो अव्यय वाक्य में आकर किसी शब्द के बाद लगकर उससे विशेष बल प्रदान करते हैं वे क्या कहलाते हैं, निपात कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप उदाहरण समझोगे तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे। कुछ मत करो आप तो देखियो, किसी भी बात पर अतिरिक्त भार देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें निपात कहते हैं। जैसे तक, मत, क्या, हाँ, भी, केवल, जी, नहीं, ना, काश। ठीक है, देखिए तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा। अगर दोस्तों ही ना लगाऊं तो कैसा होगा, तुम्हें आज रात रुकना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर बोलूंगा तुम्हें आज रात रुकना ही पड़ेगा, ठीक है, तो अपन क्या कर रहे हैं, उसको मतलब फोर्स कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, इससे बल आ रहा है। ठीक है, तुमने हद कर दी। ठीक है, तुमने हद कर दी बोलूंगा तो एक सिंपल होगा, लेकिन बोलेंगे तुमने तो हद ही कर दी। ठीक है, तुमने तो हद ही कर दी, अगर ही भी लगा देंगे तो और ज़्यादा वाला जाएगा, लेकिन अपन को सिर्फ तुमने तो हद कर दी। ठीक है, कल मैं आपके साथ चलूंगा, कल मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो भी हो गया। तो इन शब्दों से क्या आ रहा है, बल लग रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, बल लग रहा है कि नहीं, किसी भी कंडीशन में हम जहाँ जाएंगे। ठीक है, तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा में कोई वर्ण हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है। तो याद रखना दोस्तों, विसर्ग का हो जाता है सा, आधा सा होता है। क्या होता है, विसर्ग का आधा सा, सा षटकोण का सा होता है और आधा हलंत वाला। ठीक है, देखिए विसर्ग से पहले ई और ऊ हो और बाद में का कलम का, खा खरगोश का, टा टमाटर का, ठा ठठेरे का, प पतंग का, फा फल का हो तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा षटकोण का हो जाता है आधा वाला। ठीक है, जैसे नी धन कलंक, देखिए यहाँ पर नी धन कलंक में क्या है, पहले नी में क्या है दोस्तों, छोटी ई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद क्या आ रहा है, का आ रहा है, लेकिन विसर्ग है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आधा सा हो जाएगा, निष्कलंक हो जाएगा। इस प्रकार से चतुष्पाद में देखिए दोस्तों, ता में क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है। ठीक है, और पा आ रहा है बाद में। ठीक है, तो विसर्ग के बाद तो क्या हो जाएगा, यहाँ चतुष्पाद हो जाएगा। इस प्रकार से निष्फल में छोटा ई आ रहा है नी में, और फल में फा आ रहा है। ठीक है, तो विसर्ग क्या हो जाएगा, आधा सा हो जाएगा। इस प्रकार से निष्फल। तो याद रखना दोस्तों, अगर ई और ऊ हो और बाद में का, खा, टा, ठा, पा, फा हो तो विसर्ग का सा हो जाता है, वो भी आधा वाला। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट जो विसर्ग संधि में आपने पढ़े होंगे लेकिन आप भूल जाते हो, इसलिए क्वेश्चन के साथ सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ें जो उस क्वेश्चन में लग रहा है। अगर आप सभी कॉन्सेप्ट को एक साथ पढ़ने का प्रयास करोगे तो आप एक बार पढ़ लो। ठीक है, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर लगाओ, तो सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट पढ़ो। उससे क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है, और याद हो जाता है। लेकिन आप सोचो कि सारे कॉन्सेप्ट एक ही बार में पढ़ लें तो फिर आप थोड़ा थोड़ा वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, पुष्प मतलब होता है फूल। ठीक है, फूल हो गया, सुमन हो गया, ठीक है, तो प्रसून हो गया, तो ये सारे क्या है दोस्तों, पुष्प के पर्यायवाची शब्द है। अब क्या करना है दोस्तों, आपको जब आप क्वेश्चन पेपर लगाए ना, तो पुष्प का पर्यायवाची शब्द आपने पढ़ लिए, लेकिन ऐसा नहीं करना भाई। आपको क्या करना है, जैसे पा वर्ग होता है ना, पा पतंग का, फा फल का, ब बकरी का, भ भट्टे का, मा मछली का, तो पा वर्ग के जितने भी पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, उनको एक बार में पढ़ लिया करो। जैसे पत्थर है, पाषाण कहते हैं, पाहन कहते हैं, उपल कहते हैं, अस्म कहते हैं, शिला कहते हैं, प्रस्तर कहते हैं। पथ हो गया मतलब दोस्तों मार्ग, राह, पंथ, रास्ता हो गया। पंकज मतलब दोस्तों कमल, राजीव, पद्म, सरोज, नलिन, जलज हो गया। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पुत्र इंपॉर्टेंट है, बेटा, तनुज, सूत, आत्मा, स्तन है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको बस, है ना।
अब जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका मिल जाएगा, आपको पिता में मिल जाएगा तात, जनक, जनिता, बाप, पितर, सबको सभी पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा सनोडी 91 चैनल पे, आपको सभी पढ़ने हैं एक नज़र में। ठीक है, पर्वत हो गया, भूधर, गिरी, महिधर, शैल, नग, मेरु। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर और इम्पोर्टेंट क्या है, फसल है जैसे शस्य, पैदावार, उपज, खिरमन, कृषि। ठीक है, फूल हो गया दोस्तों, पुष्प हो गया, कुसुम हो गया, पुहुप हो गया, सुमन हो गया, प्रसून हो गया, ये सब फूल के समानार्थी शब्द हैं। तो ये सारे समानार्थी शब्द दोस्तों आपको क्या करना है, याद करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर दोस्तों बादल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बंदर भी इंपॉर्टेंट है और बाघ भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, ये सारे मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है, आप इसको पढ़ते रहना। ठीक है, इसकी पीडीएफ आपको दे दूंगा मैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, जो नया आया हो के लिए एक शब्द है, निम्न में से कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, नवागंतुक। क्या होता है, नवागंतुक। जो नया आया हो उसे क्या कहते हैं, नवागंतुक। तो देखिए दोस्तों, जो न आया है पहला वर्ड, ठीक है, तो एक शब्द में न वाले जितने भी रहते हैं सभी एक साथ आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा हिंदी की। गायक का संधि विच्छेद क्या होता है दोस्तों, गायक का संधि विच्छेद मैंने बताया दोस्तों, गई धन अक। ठीक है, इसमें संधि कौन सी हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी। आए आए जहां भी आए दोस्तों वहां क्या होती है, अयादि संधि होती है। गई धन अक में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अयादि संधि। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, गायक में संधि का प्रकार कौन सा है, अयादि संधि है। ठीक है, और गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गई धन अक होता है, इसमें अयादि संधि लागू होती है। ठीक है, गई धन अक बराबर गायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, पाप का विलोम शब्द क्या होता है, पाप का विलोम शब्द होता है पुण्य। ठीक है, अब देखिए, हानि का लाभ होता है, आवश्यक का अनावश्यक होता है, मान का अपमान, जन्म का मृत्यु, दुर्गम का सुगम, दुर्बल का सबल। ठीक है, इसके बाद लघु का दीर्घ, उदय का अस्त, पाप का पुण्य, इच्छा का अनिच्छय, आशा का निराशा, आदर का अनादर, उदार का अनुदार, गुण का दोष, आदि का अंत, जन्म का मृत्यु, यश का अपयश और वीर का कायर। तो इस प्रकार से आपको दोस्तों सिंपल एक दो बार इनको पढ़ना है, याद हो जाते हैं, या याद नहीं भी होंगे तो क्वेश्चन जो एग्जाम हल होगा दोस्तों उसमें आपको रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, लिंग परिवर्तन के द्वारा भी विलोम शब्द बनाए जाते हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। जैसे भाई बहन, ठीक है, राजा रानी, वर वधू, लड़का लड़की, गाय का बैल, कुत्ता का कुतिया, ये क्या है, लिंग परिवर्तन करके विलोम शब्द हो रहे हैं। ठीक है, कुछ भिन्न जाति शब्द के द्वारा भी बनते हैं, एक उपसर्ग की सहायता से बनते हैं, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले शब्दों के परिवर्तन से विलोम शब्द से बनते हैं, और नन समास से बनते हैं। ये नन समास वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे नस्वर का अनस्वर हो गया, आदि का अनादि हो गया, संभव का असंभव हो गया, आस्तिक का नास्तिक हो गया, अनाथ का सनाथ हो गया, सार्थक का निरर्थक हो गया। ठीक है, ये छोटे छोटे फैक्ट आपको थोड़ा सा माइंड में लेके चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। तो याद रखना दोस्तों, सम्मुख है। क्या है, सम्मुख, सम उपसर्ग से बना हुआ। क्या हो जाएगा इसका, सम धन मुख हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम धन मुख, तो हो जाएगा सम्मुख हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने भी संस्कृत के उपसर्ग हैं ये देखिए लिखे हुए हैं, अव, आ, उत, उप, दुस, दुर, निस, ही, परा, परि, प्रा, प्रति, बी, सम, दुस। ठीक है, तो सम से कौन कौन से बनते हैं, संन्यास बनता है, संपर्क बनता है, संबंध बनता है, संचय बनता है, संयोग बनता है, संचार बनता है, संग्राम बनता है और सम्मुख बनता है। ये सम उपसर्ग से बने हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको क्या करना है, ये पूरी टेबल आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे सम हो गया इंपॉर्टेंट, और क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, जैसे मान के चलो निस हो गया, निष्काम, निश्चल, निष्पाप, निर्मम, निरपराध, निरहार। ठीक है, दूर से जैसे दुर्बल, दुर्दिन, दुर्जन, दुर्योग, दुर्विजय, दुर्भाग्य, दुर्लभ। तो सारे जो फैक्ट है दोस्तों आपको क्या करना है, एक बार में पढ़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि सम्मुख में कौन सा है, सम है। ठीक है, तो ये सारे पढ़ लेना आप ना। चलिए नेक्स्ट देखते भाई, घर आंगन में कौन सा समास है। तो देखिए भाई, घर आंगन में आपका है द्वंद्व समास। कौन सा समास होता है घर आंगन में, द्वंद्व समास। जैसे देखिए दोस्तों, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कितने पद प्रधान होते हैं, दोनों पद। अब दो पद कौन कौन से होते हैं, उत्तर पद और पूर्व पद। ठीक है, तो देखिए, अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ समास क्या होता है। समास देखिए दोस्तों, समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। ठीक है, हिंदी में समास का शाब्दिक अर्थ दोस्तों छोटा रूप होता है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। मतलब दोस्तों, कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना क्या होता है, समास होता है। जैसे दोस्तों, रसोई के लिए घर, इतना ना बोल के हम रसोई घर बोल दें तो ये क्या है, समास है। राजा का पुत्र ना बोल के सिर्फ राजपुत्र बोल दे तो क्या है, समास है। ठीक है, चलिए समास में दोस्तों दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पूर्व पद कौन सा होता है, जैसे रसोई घर है दोस्तों, उसमें रसोई पूर्व पद है, घर क्या है, उत्तर पद है। ठीक है, हथकड़ी में हाथ क्या है, ये हो गया आपका पूर्व पद, और कड़ी क्या हो जाएगा, उत्तर पद हो जाएगा। ऐसे नीलकमल में नील जो पूर्व पद और कमल क्या है, ये आपका हो जाएगा उत्तर पद। ठीक है, चलिए समास के भेद कितने होते हैं, 6। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्रीहि। तत्पुरुष समास में भी दोस्तों और प्रकार होते हैं 6-7 प्रकार, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। पदों की प्रधानता के आधार पर दोस्तों वर्गीकरण देखिए, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास में दोस्तों उत्तर पद प्रधान होता है।
द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुब्रीहि समास में दोस्तों दोनों पद अप्रधान होते हैं, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, तो अव्ययभाव समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व समास। किस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते, बहुब्रीहि समास। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और किसी भी पद का गौण नहीं होता, कोई भी पद गौण नहीं होता, दोनों पद के होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये पद एक दूसरे के विलोम होते हैं तथा हमेशा नहीं होता, लेकिन विलोम होते हैं लेकिन हमेशा विलोम नहीं होते। ठीक है, और इसका विग्रह करने पर दोस्तों और लगता है, अथवा लगता है, या लगता है, एवं लगता है। ठीक है, मतलब योजक चिन्ह आता है। ठीक है, उदाहरण के लिए दोस्तों देखिए, आपने पूरे पढ़ोगे अमीर गरीब, तो अमीर और गरीब, देश विदेश, देश और विदेश, गुण दोष, नर नारी, अन्न और जल, राधा और कृष्ण, पाप और पुण्य, अपना और पराया। लेकिन अगर आपके सामने दोस्तों ये पहला ऑप्शन है ना, जलवायु। ठीक है, जलवायु आ जाए और पूछ ले कि जलवायु में कौन सा समास है, तो आप चकरा जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़े नहीं, इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों जल और वायु। जलवायु मतलब जल और वायु, इसको पढ़ लेना थोड़ा। ठीक, द्वंद्व समास का उदाहरण है उसमें। बरस पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, क्रोध में आना। कहते हैं ना हम, रण में बरस पड़े, रण में बरस पड़े, ये प्रकार गाना बनते हैं, तो बरस पड़ना मतलब क्या होता है, क्रोध में आ जाना। ठीक है, परिणति का शुद्ध रूप कौन सा होता है, तो याद रखना दोस्तों, परिणति लिखा जाता है परिणति। ठीक है, ये सब शब्द एक बार लिख के देखना भाई, शुद्ध वर्तनी वाले है ना, परिणति परिणति ऐसा लिखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। ठीक है, कौन सा अलंकार है, तो याद रखना संदेह अलंकार। ठीक है, जिसमें हमको क्या हो जाए, संदेह हो जाए दोस्तों, वहां पर संदेह अलंकार है। अच्छा देखिए, क्वेश्चन पेपर लगाने का क्या फायदा हुआ, ये जो आपको जो क्या बोलते हैं उदाहरण देखने को मिला, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है ना, ये मिल गया आपको। आपने पढ़ लिया कि इसमें संदेह अलंकार है, ये आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। ठीक है, आप किताब से पढ़ोगे सभी अलंकारों के साथ, तो आप इस उदाहरण को पढ़ोगे और हजारों उदाहरण वहाँ देखोगे, हजारों तो नहीं फिर भी मतलब जितने बुक में रहते हैं, तो आपको सबको हो जाता है, मिक्स हो जाता है। और एग्जाम टाइम में आप सोचते हो कि यार इसमें ये था कि वो था, इसलिए याद रखना सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, संदेह हो रहा है इसलिए संदेह अलंकार है। तो ये फायदा होता है टेस्ट पेपर लगाने का। दिए गए शब्द का विलोम शब्द सुनिए। ठीक है, अनिवार्य। क्वेश्चन में जैसे हम पेपर देते हैं तो क्या लिखा रहता है, सभी प्रश्न अनिवार्य है। सभी प्रश्न अनिवार्य है मतलब क्या है दोस्तों, सभी प्रश्न किसी भी कंडीशन में आपको करना पड़ेगा। तो अनिवार्य का क्या होता है, विकल्प। कहीं पर आपको विकल्प मिल जाते हैं तो वैकल्पिक होता है। ठीक है, मतलब ऑप्शनल। तो याद रखना अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा वैकल्पिक। ठीक है, वैकल्पिक विषयों का भी सम्यक ज्ञान होना चाहिए। एक सिंपल सा क्वेश्चन उसने पूछा है। दावानल क्या होता है दोस्तों, ठीक है, जंगल की आग होती है। और जठराग्नि क्या होती है, पेट की आग होती है। ठीक है, जठराग्नि क्या होती है, जठराग्नि। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, जठराग्नि। जठराग्नि, जठराग्नि जो होती है दोस्तों, ये क्या होती है, पेट की आग होती है। और दावानल क्या होता है, जंगल की आग होती है। ठीक है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके उसके लिए कोई उचित शब्द बताइए, तो अवर्णनीय है। ठीक है, अवर्णन, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके। ठीक है, चलिए, अमृत शब्द का अर्थ नहीं है, तो अमृत शब्द का अर्थ दोस्तों पीयूष भी होता है, सुधा भी होता है, अमी भी होता है, गंगा जल नहीं होता भाई अमृत का अर्थ। ठीक है, चलिए, गृह कट का समास विग्रह बताइए। तो गृह कट मतलब दोस्तों गृह को काटने वाला, गृह को काटने वाला, या गृह को काटने वाला, गृह कट। ठीक है, इसमें कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। और कौन से विभक्ति में होगा, तो याद रखना का के की वाले में। ठीक है, का के की वाले में नहीं होगा। देखिए, कर्तन है कर्म को। ठीक है, कर्म को। ठीक है, कर्म तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, द्वितीय में, तृतीय में। ठीक है, तो याद रखना तत्पुरुष समास होगा, गृह को काटने वाला। ठीक, तो ये है दोस्तों आपके टोटल 20 प्रश्न हिंदी के। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा। ठीक है, किताब से भी आपने हिंदी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन किताब में हिंदी पढ़ने के बाद भी दोस्तों आपने अगर इस वीडियो से 4 फैक्ट भी एक्स्ट्रा नए सीखे होंगे, तो आपको उसका बेनिफिट निश्चित रूप से एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।